नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह आप सभी के लिए फिर से हाजिर हूँ एक नए प्रेजेंटेशन एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि अभी हमने कल ही कोलाइडल सिस्टम के पार्ट 1 में देखा था, जिसमें हमने उसकी बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइड्स कैसे क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल डिस्पर्जन मीडियम कैसा है, डिस्पर्स्ड फेज कैसा है, फिर हमने किस तरह से इंटरेक्शंस है मॉलिक्यूल के बीच में उसकी वजह से, कलर्स की वजह से, और इस तरह के क्लासिफिकेशन देखे थे जो कि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स का। और फिजिकल स्टेट कैसा है जो हमने देखा था कि फिजिकल स्टेट के आधार पे कैसे क्लासिफाई किया जाता है, इंटरेक्शंस के आधार पे कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो हमने कहा था कि हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे और आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। तो कल हमने जहाँ अंत किया था वहीं से शुरुआत कर रहे हैं पार्ट 2 की। तो आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा कोआगुलेशन। तो कोआगुलेशन, जैसा कि हमने लायोफिलिक सॉल्ट्स और लायोफोबिक सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे हमने पाया था कि जो लायोफोबिक सॉल्ट्स होते हैं वो आपके स्टेबिलिटी कैसे पाते हैं, उनको स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ता है। लायोफिलिक में सॉल्वेंट के प्रति अट्रैक्शन होता है, लायोफोबिक सॉल्वेंट से दूर भागते हैं या उनमें सॉल्वेंट के प्रति अट्रैक्शन नहीं रहता है। तो उसी क्रम में ये एक टर्म कोआगुलेशन का आता है। We know that the stability of a lyophobic sol is due to the adsorption of positive or negative ions by the dispersed particle. The repulsive force between the charged particles do not allow them to settle. देखिए कोलाइडल पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो हमने कल देखा था कि ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का एक स्टेट है। तो अगर वो सेटल डाउन होके प्रेसिपिटेट फॉर्म होके अगर वो कहीं ना कहीं नीचे आएगा तो वो अपनी आइडेंटिटी को खो देगा। और अगर वो रिपल्शन मूवमेंट हो रहा है चार्ज पार्टिकल्स का अगर, तो वो कहीं ना कहीं उस मॉलिक्यूल्स को सेटल नहीं होने देंगे और उनकी एक आइडेंटिटी बनी रहेगी। दे एग्रीगेट और फ्लॉकुलेट, एक टर्म आता है फ्लॉकुलेशन भी, वर्ड एक सुनेंगे आप, एंड सेटल डाउन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अगर उनमें प्रॉपर रिपल्शन ना हो पाए और अट्रैक्शन शुरू हो जाए तो धीरे धीरे एग्रीगेशन या फ्लॉकुलेशन शुरू हो जाएगा। The flocculation and settling down of the discharged salt particle is called coagulation or precipitation of the salt. It is given, it can be done by 4 ways: by adding electrolytes, by electrophoresis method, by mixing two oppositely charged salts, and by boiling. So these are some of the common methods by which precipitation or coagulation process can occur. तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारी पढ़ाई जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के आधार पे है और सब्जेक्टिव पेपर होने के कारण आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन के क्या क्या मेथड्स होते हैं, तो आप उसमें इनको डिस्कस कर सकते हैं। By addition of electrolytes. When excess of an electrolyte is added to salt, the dispersed particles are precipitated. The electrolyte furnishes both positive and negative ions. The salt particles absorb the, मान लीजिए अगर हमारा कोई पॉजिटिव सॉल है तो वो नेगेटिव सॉल के पार्टिकल्स को इलेक्ट्रोलाइट्स के absorb कर लेगा, और अगर नेगेटिवली चार्ज सॉल है तो वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट का जो पार्ट होगा उसको वो करके एग्रीगेट करेगा और सेटल डाउन होकर प्रेसिपिटेट बनाएगा। फ्रॉम अ स्टडी ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एक्शन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन पर्टिकुलर सॉल्ट, हार्डे एंड शुल्जर गेव अ कॉमन रूल, और ये आपने पढ़ा भी होगा। वो उनका क्या कहना था, हार्डे शुल्जर रूल। It states that the precipitating effect of an ion on dispersed face of opposite charge increases with the valence of the ion। यानी जैसे जैसे मान लीजिए अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है और उसको हमें प्रेसिपिटेट कराना है तो ऑब्वियसली हमें नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे, तो जिसका चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतना ही आसानी से या उतना ही ज्यादा प्रेसिपिटेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा AS2S3 सॉल्व जो कि एक नेगेटिव आयन सॉल्व है और उसके लिए हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला जिसमें Al3+ के आयंस थे, बेरियम 2+ के आयंस थे और Na+ के आयंस थे। तो सबसे ज्यादा फ्लॉकुलेशन पावर या प्रेसिपिटेटिंग पावर Al3+ की होगी, देन आपकी Ba2+ की,
और तब उसके बाद सोडियम आयंस की आएगी। तो आप देख सकते हैं चार्ज जैसे जैसे बढ़ रहा है उसकी फ्लॉक्युलेशन पावर भी या प्रेसिपिटेटिंग पावर भी बढ़ती है। बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द चार्ज सॉल्व पार्टिकल्स माइग्रेट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड ऑफ अपोजिट साइन एज दे come in contact with the electrode, the part is discharged and precipitated. तो इसमें भी वही अपोजिट और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, इसी मेथडोलॉजी पे इलेक्ट्रोफोरेसिस, बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है। कैथोड और एनोड आपके इलेक्ट्रोड होते हैं। बाई मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सॉल्स, इसमें हम क्या करते हैं, द म्यूचुअल कोआगुलेशन ऑफ टू सॉल्स, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव हमने मिला लिया, this is followed by mutual adsorption and precipitation of both salts. फेरिक हाइड्रोक्साइड जो एक पॉजिटिव सॉल है और आर्सेनियस सल्फाइड जो एक नेगेटिव सॉल है, इन दोनों को डिसॉल्व करें तो आपको दो एग्रीगेट देखने को मिल जाएंगे। By boiling, for example, sulfur and silver halides dispersed in water may be coagulated by boiling method. Increased collisions between the salt particles and water molecules move the absorbed electrolyte, and this takes away the charge from the particle, which and then they get to settle down. तो हमारे टोटल 4 मेथड्स हो गए जिससे कि हम प्रेसिपिटेशन ला सकते हैं अपने लायोफोबिक सॉल्ट्स में, या जो भी हम, अगर हमारा जो भी सॉल है। तो पहला तो हमने देखा कि आपका आयंस के थ्रू अपोजिट चार्ज आयंस डाला, फिर बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज आयन या चार्ज सॉल्ट्स, और बाय बॉइलिंग मेथड। अब एक क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपसे प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ सॉल्ट्स और प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कोलाइड्स जरूर पूछा जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं lyophobic salts are readily precipitated by small amounts of electrolyte. However, these salts are often stabilized by the addition of lyophilic salts. The property of lyophilic salts to prevent the precipitation of lyophobic salt is known as protection. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि colloidal solution is the medium phase between true solution and suspension, and for retaining the integrity or the identity of a colloidal salt, it can't be a clear solution or it can't be settled down as a precipitate. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तरह से हम प्रोटेक्शन वर्ड जो यूज कर रहे हैं वो एक कवच का काम समझ लीजिए कि हमारा लायोफोबिक सॉल है, उसके हमने अराउंड में कवच की तरह या प्रोटेक्टिव लेयर की तरह हमने लायोफिलिक सॉल की एक कवरिंग कर दी, जिससे कि उसकी एक आइडेंटिटी मेंटेन रहे और वो स्टेबल रहे। फॉर एग्जाम्पल, if a little gelatin is added to a gold sol, the latter is protected. गोल्ड सॉल जो कि एक हाइड्रोफोबिक सॉल है, जेलेटिन जो एक हाइड्रोफिलिक कोलॉइड है, तो हमने गोल्ड सॉल की कवरिंग जेलेटिन से कर दी, एंड नाउ इट कांट बी प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो यानी कि उसकी एक आइडेंटिटी मेंटेन रह गई, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रह गई। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? द पार्टिकल्स ऑफ द हाइड्रोफोबिक सॉल absorb the particles of the lyophilic salt, and the lyophilic colloids form a coating around the lyophobic salt, and now the hydrophobic colloid therefore behave as the hydrophilic salt and is precipitated less easily by electrolyte. वही जो हम एक कवच की बात कर रहे थे लायोफिलिक सॉल्ट की, वो हो जाती है हमारे लायोफोबिक सॉल्ट्स के बाहर की तरफ। तो ओवरऑल लायोफिलिक सॉल्ट का एक कवरिंग रहता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट्स उतना आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं कर पाते हैं। एक टर्म आएगा गोल्ड नंबर। द प्रोटेक्टिव action of different colloids is measured in terms of gold number introduced by Zygmunt. The gold number is defined as the number of milligrams of hydrophilic colloid that will just prevent the precipitation of 10 ml of gold salt on the addition of 1 ml of 10% NaCl solution. तो थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन है, इसको आप ऐसे समझिए कि वो मिनिमम अमाउंट हमारे कोलॉइड का जिसकी आवश्यकता पड़ती है कि एक तरह से हम 10% NaCl डाल रहे हैं उस कोलॉइड में,
और एक तरफ से हम नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड डाल रहे हैं, जिससे कि हमारा 10 ml का जो गोल्ड सॉल्व है वो अपनी आइडेंटिटी एज अ लायोफोबिक सॉल्व नहीं खो रहा है. The smaller the gold number of a hydrophilic colloid, the greater is the protective power. इसमें इनवर्स का रेशियो रहता है, जिसका गोल्ड नंबर जितना कम होगा उसकी प्रोटेक्टिव एक्शन उतना ही ज्यादा होगा. Gelatin has a small gold number and is an effective protective colloid. Starch has a very high value, which shows that it is an ineffective protective colloid. The use of protective colloids to stabilize colloidal system is widespread. Argyrol used in eye drops is a sol of silver protected by organic material. So this is gold number. इसकी भी definition आपके short questions में जरूर पूछी जा सकती है. एक टर्म और आएगा. थोड़ा सा हमने कोगुलेशन देखा, उसमें एक चीज जो हार्डे-शुल्जे रूल थी, उसमें एक चीज हम ये दिखाना चाहेंगे आपको कि कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस रैपिडली विद द इंक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ कटायन और एन अनायन. फॉर एग्जांपल जैसे हमने बताया था नेगेटिवली चार्ज के लिए, जैसे अब Al है तो AlCl चाहिए तो Al3+, Ba2+. इसी तरह पॉजिटिवली चार्ज आयंस के लिए फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयंस एंड देन क्लोराइड आयंस आए. तो आप ये देखेंगे, ये हार्डे-शुल्जे रूल अगर आता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसे देख सकते हैं. A smaller flocculation value indicates the greater coagulating power of the electrolyte. अब flocculation power क्या है या value? The coagulating power of an electrolyte is usually expressed in terms of flocculation value, which may be defined as the minimum concentration of an electrolyte required to cause the coagulation of a salt. तो coagulating power और flocculation value में इनवर्स का रिलेशन अगर आपसे कोई पूछे, फ्लॉकुलेशन वैल्यू वो वैल्यू है जो मिनिमम अमाउंट लगती है किसी इलेक्ट्रोलाइट को प्रेसिपिटेशन क्रिएट करने में. स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स एक टॉपिक है, ये भी समझना है हमें कि ट्रू कोलॉइडल सॉल्यूशन इज स्टेबल, इट्स पार्टिकल डू नॉट एवर कोलेस एंड सेपरेट आउट. ये दो फैक्टर्स की वजह से होता है. अगर शॉर्ट नोट्स आते हैं तो आप इन दो फैक्टर्स को लिख लीजिएगा. पहला है presence of like charge on salt particles. The dispersed particles of hydrophobic salt possess an electrical charge, all positive or all negative on their surface. Since like charges repel each other, the particles push away from one another and resist joining together. जैसे हमें पता है कि उनके पास इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से या मैक्स अगर कोई नेगेटिव सॉल है तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हमें पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वो रिपल्शन क्रिएट करते रहते हैं तो वो कभी जुड़ नहीं पाते. या तो उनमें एक रिपल्शन क्रिएट होता है और इसीलिए जब हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलके आपका प्रेसिपिटेट बनाने की कोशिश करता है. नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट लेयर अराउंड सॉल्ट पार्टिकल. ऊपर वाला हमने लायोफोबिक के लिए देखा, ये लायोफिलिक के लिए कि the lyophilic salts are stable for two reasons. Their particle possess a charge and in addition they have a layer of the solvent bound on the surface. जैसे ही हमने पाया था कि लायोफिलिक में solvent loving character होता है, तो a small particle of gelatin has a negative charge and a water layer envelopes it. When NaCl is added to colloidal solution of gelatin, its particles are not precipitated. अब ऐसा क्यों हो रहा है? जो वाटर की लेयर है वो एक तरह का कवच बना ले रही है जेलेटिन पार्टिकल्स के लिए कि वो Na आयंस उनको पेनिट्रेट करके प्रेसिपिटेट बनाने को नहीं दे रहे. The gelatin sol is not precipitated by the addition of sodium chloride solution. Evidently, lyophobic salts are more stable than the lyophobic salts. तो ये रीजन हो गया. आप देख सकते हैं यहाँ पे Au का कोई नेगेटिवली चार्ज सॉल्व है, हमने NaCl डाला, हमें एग्रीगेशन या प्रेसिपिटेशन मिला. बट जेलेटिन इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नेगेटिवली चार्ज सॉल्व, बट इट इज बाउंड बाई अ वाटर लेयर. सो NaCl डाला लेकिन प्रेसिपिटेशन हमारा वहां पे नहीं होता है. आप यहाँ पे ये देखिए कोलाइडल पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकल चार्जेस है वो किस तरह से काम कर रहे हैं. देखिए रिपल्शन, तो रिपल्शन की ही वजह से वो कोलेस या एग्रीगेट फॉर्म में नहीं आना चाहते हैं और नहीं आते हैं.
ये हमने देख लिया था। Advantages of colloids. Colloids allow the dispersion of normally insoluble materials such as metallic golds or fats. These can then be used more easily or absorbs more easily. Colloidal gold, for example, can be used in medicine to carry drugs and antibiotics because it is highly non-reactive and non-toxic. Pharmaceutical industry में इस property का बहुत फायदा उठाया जाता है क्योंकि for preparation of different medicinal formulation. पेंट इंडस्ट्री में भी इनका काफी यूज है। In milk, the colloidal suspension of fats prevent the milk from being thick and allows for easy absorption of the nutrients. Sewage water contains particles of dirt, mud, electrical charges होते हैं तो उनको remove करना आसान होता है electrophoresis method से। The sky is the empty space around Earth, and as much as has no color, it appears blue due to the scattering of light by the colloidal dust present in air, which is a good example, of Tyndall effect. Asphalt emulsified in water and used for building roads. The sugar present in milk produces lactic acid on fermentation. Ions produced by acid destroy the charge on the colloidal particles present in milk, which then coagulate and separate the curd. So आप देखेंगे कि अपने आसपास आपकी जब जो चीज़ें होती हैं उसमें केमिस्ट्री कितनी इन्वॉल्व है। और 11th-12th में हमारा एक चैप्टर भी रहता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो आप देखिए कर्ड का भी बनना और दूध का नहीं थिक होना, ये सब आपका केमिस्ट्री के थ्रू ही एक्सप्लेनेशन है। सोप सोल्यूशन इज अ कोलाइडल इन नेचर। Large number of food particles which we use in our daily life are colloidal in nature. For example, milk, butter, ice cream. So I think हम अपने स्लाइड के और पार्ट 2 के अंत की ओर है। तो ये ट्रू सोल्यूशन इमल्शन है, ब्राउनियन मूवमेंट, और हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। इस वीडियो को देखते देखते हम इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को एंड करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे इमल्शन से रिलेटेड। और जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे। तो इस वीडियो का एंड करते हैं इस एक कहते हैं ना समराइज करना किसी चीज को, तो उस तरह के वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिंडल इफेक्ट, लाइट का पास होना, ब्राउनियन जिगजैग मोशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपका डिफरेंट चार्जेस ऑफ एनोड और कैथोड पे जाना, कोगुलेशन, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस की वजह से कोगुलेशन हो रहा है। सो आई थिंक मैंने एक ब्रीफ बट स्टिल इन एलैबोरेट मैनर में मैंने आपको कोलॉइडल सिस्टम के बारे में जानकारी दे दी पार्ट 1 और पार्ट 2 को। तो आप सभी से आशा रहेगी कि आप इसे देखिए, समझिए, कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। और सब चीज़ आपको गूगल और कहीं पे भी मिल जाती है, लेकिन एक बार शायद जब कोई बताता है तो पिक्चर थोड़ी ज़्यादा क्लियर रहती है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट और मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।